नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन इस विज्ञापन में इस बार पॉलिटेक्निक और बीटेक करने वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा। इसमें सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को अनिवार्य नहीं रखा गया है, लेकिन आपको नौकरी होने के 3 वर्षों के अंदर में सीआईटीएस ट्रेनिंग करना होगा। इसके पूरा जानकारी आपको हम बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होंगे और इसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए आइए डिटेल्स में समझते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इजी वे कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस 2 अक्टूबर से आईटीआई छात्रों के लिए स्टार्ट हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो भी आईटीआई लेवल की भर्ती आने वाली है, उन सबके लिए हमारा क्लास 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 अक्टूबर से स्किल टेस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, डीआरडीओ, नोवल डॉकियार्ड, तमाम जितने भी पीएसयू है ना, सबका स्किल टेस्ट का तैयारी 5 अक्टूबर से क्लास शुरू होने वाले हैं। मात्र 20 सीट है। इसके लिए आप भी कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसके वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 38/2023 टू 52/2023, ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये पुराना जो आईटीआई के लिए भर्ती आया था ना, उसका यहां पर डेट दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल करते जाना है और स्क्रॉल करते हुए जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से आपको डेट दिखाई देगा। 19/9/2023 से लेकर 18/10/2023 तक ये फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है ना, यहां से क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पे ग्रुप वाइज भर्ती दिया हुआ है, जैसे मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये सबका एक साथ भर्ती दिया हुआ है और सबका एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है, जिसको मैकेनिकल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, फिर मैकेनिक्स ट्रैक्टर का अलग दिया हुआ है, वेल्डर का, प्लम्बर का, फाउंड्री मैन का, ये सबका अलग अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप किसी एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने अनुसार देखिएगा। तो आइए एक नोटिफिकेशन हम पहले से डाउनलोड करके रखें जो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ये रहा नोटिफिकेशन हम मशीनिस्ट ट्रेड के लिए डाउनलोड किए हैं और इसी के बिहाफ आपको हम बताने वाले हैं। मान लीजिए कि आपका ट्रेड अलग है तो आप यहां पे अपना अलग ट्रेड समझ लीजिएगा, लेकिन सारा चीज सेम लिखा हुआ है सभी ट्रेडों के लिए। सबसे पहले व्यवसाय अनुदेशक बोलेंगे और इस पे नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, बात करेंगे क्वालिफिकेशन का। ठीक है ना, तो क्वालिफिकेशन में आइए शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए। ठीक है, तो बोल रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय आपको डिग्री चाहिए, बीटेक चाहिए। ठीक है ना, किस किस के लिए, यहां पे मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, आरएसी, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर के लिए। ठीक है ना, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए 4 वर्षीय। अनुभव की बात करें तो बोला कि राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, अनुभव राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी संस्थान या फैक्ट्री कारखाना वगैरह में अगर आप काम किए हुए तो 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। मतलब आईटीआई का भी अनुभव यहां पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट आईटीआई में। प्रशिक्षण की बात करें, तीसरा नंबर पर दिया है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता। ठीक है ना, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस 1 वर्षीय प्रमाण पत्र चाहिए। आपको सीआईटीएस चाहिए, लेकिन अधिमानी अर्हता मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नौकरी मिलने के बाद ये ट्रेनिंग आपको करना होगा, पास करना होगा। ठीक है, ये नहीं भी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बीटेक के अलावा यहां डिप्लोमा के लिए दिया है अथवा लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब शैक्षणिक अर्हता में देखिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है ना, 3 साल अगर डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो लेटर एंट्री से डिप्लोमा करते हैं ना 2 वर्षीय का, वो भी अप्लाई कर सकता है, उसका भी 3 वर्ष का ही होता है। लेटर एंट्री से डिप्लोमा जो करता है वो भी अप्लाई कर सकता है। आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया अलग से। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां भी बोला है कि आपके पास सीआईटीएस है तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाकर सीआईटीएस आपको करना होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब यहां पे पे स्केल समझ लीजिए, पे स्केल यहां पर बहुत अच्छा है।
9300 से लेकर 34,800 है, मतलब पे ग्रेड की बात करें 4200 पे ग्रेड है, मतलब 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सीआईटीएस के बारे में कि अगर वैसे आवेदक जो सीआईटीएस नहीं किए फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है, फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकते, लेकिन नौकरी मिलने के 3 साल के अंदर में आपको सीआईटीएस करना होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अलग अलग जो ट्रेड है उसके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या दिया गया, निर्धारित किया गया। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड के अनुसार देख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कि 35% महिलाओं के लिए शैक्षिक आरक्षण, महिलाओं के लिए इसमें 35% सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे अलग अलग ट्रेडों के यहां पर सीटों की संख्या दिया गया है। ठीक है ना, अब महिलाओं के लिए अलग आरक्षित करके अलग अलग कॉलम में यहां पर दिया गया है। ठीक है, कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 240 है। ठीक है, 240 कुल सीट है ये मैकेनिकल वाले ग्रुप में। अब यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो देखिए आपकी आयु जो है ना 1/8/2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, मतलब पिछले साल 2022 में 1 अगस्त को कम से कम आपका जो मिनिमम एज है 21 वर्ष चाहिए। अब ये क्यों ऐसा मांगता है, पिछले साल का भर्ती आया है 23 में, मांग रहा है 22 का, चलेगा। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 37 साल अधिकतम उम्र दिया है, अनारक्षित महिला 40 साल, जनरल कैटेगरी की जो महिला उनका 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 40 साल, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 साल। ठीक है, और इसके अलावा आपको एज में छूट दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप है जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। और छूट का जो प्रक्रिया है ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और हैंडीकैप को 10 साल छूट दिया जाएगा मैक्सिमम एज में। ठीक है, अब इसके अलावा आइए चलते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगा भाई, चयन प्रक्रिया पर हम बात कर लेते हैं। तो आइए चयन प्रक्रिया देखते हैं। यहां पे देखिए अब चयन प्रक्रिया यहां पर लिखा हुआ है, प्रथम चरण में क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। ठीक है ना, और लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का परीक्षा होगा, मतलब 120 मिनट का परीक्षा होगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया गया। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान का होगा, 80 प्रश्न किस कहां से होगा, टेक्निकल का होगा, और 20 जो प्रश्न होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। नेक्स्ट बोला कि कार्य क्षेत्र ज्ञान मतलब 80 प्रश्न जो आने वाला है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। युक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब बोला है कि जो प्रश्न पत्र होगा ना वो डिप्लोमा लेवल का होगा, और डिप्लोमा का एक पूरा जो कार्यकाल 3 साल का होता है, 3 साल के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट डिप्लोमा वाले पढ़ते हैं उस सारे सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपना करना होगा, और इसका कोर्स डिप्लोमा स्तर का कोर्स हमारे यहां अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने स्तर पे इसका तैयारी करना होगा। और बोला है कि हम अलग से प्रकाशित करेंगे, हम इसका सिलेबस अलग से बता भी देंगे, टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम हम बता देंगे, उस टॉपिक और चैप्टर को पढ़ के आपको आना होगा। तो जैसे अपलोड करेगा वेबसाइट पर हम आपको एक बार फिर से वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि जो शेष 20 प्रश्न होंगे समान अध्ययन के होंगे, सामायिक मुद्दे पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो शेष 20 प्रश्न होगा उसमें आपको सामाजिक मुद्दे पे और करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखा है यहां पे देखिए, सामान्य अध्ययन मतलब होता है जनरल साइंस। ठीक है ना, जनरल नॉलेज। ठीक है, और सामायिक मुद्दे मतलब अभी करंट अफेयर में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पे। और पिछला जो एग्जाम हुआ आईटीआई वाले जो बच्चे दिए हैं, इसका एग्जाम दिए थे इसी अनुदेशक पद के लिए, उसमें जीके जीएस कहीं से भी पूछा था, बिहार का नहीं था कि बिहार से पूछेगा, बिहार के बाहर से भी पूछ रहा था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। आज उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है ना, और ये 1 से अधिक पालियों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अपनाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए
निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देना होगा, दिया जाएगा, और गलत करने पे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब आपको 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग है इसमें। अब बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद द्वितीय चरण में क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है ना, मेगा सूची तैयार किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। अब इसमें बोला है कि न्यूनतम मार्क्स बोला है कि इतना लाना होगा, पिछड़ा के लिए 40%, ये तो नॉर्मल चीज है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहां पे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए। मेरिट लिस्ट के लिए क्या करेगा भाई, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। लिखित परीक्षा मान लीजिए आपने 80 नंबर लाया है, तो 80 का 2 से भाग कर दीजिए, 50% कितना होगा, 40 नंबर होगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का आधा नंबर जोड़ेगा, मान लीजिए आपका 40 नंबर जोड़ लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डिप्लोमा या बीटेक आपने किया है ना, उसका 20%, मान लीजिए आपका डिप्लोमा में भी 80 नंबर है, तो इसका 20% निकाल लीजिए, तो 16 नंबर हो गया, ठीक है। ऐसा अनुमान बता रहे हैं आपको। सीआईटीएस किए उसका 30%, मान लीजिए आपका सीआईटीएस में भी 80 नंबर है, 80% है, तो उसका 30% 24 नंबर हो गया, ठीक है। और ये संविदा वालों के लिए, ये हम लोग के लिए जो संविदा पर काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत में, आईटीआई अनुदेशक है, उनके लिए है। तो आपका ये मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 6 4 कितना 10 हो गया, ठीक है। और 4 1 5, अब 5 2 7, 7 1 8, 80 नंबर आपका आ रहा है, 80% आ रहा है। किसके हिसाब से, हम 80% मान लिए कि आपका किस में आया है, लिखित परीक्षा में, जिसका 40 नंबर हमने जोड़ लिया। हम ये भी मान लिए कि आपका डिप्लोमा बीटेक में 80% है, उसका हमने 16 नंबर जोड़ लिया, 20%। हम ये भी मान लिए कि सीटीआई में आपका 80% है, उसका 24 नंबर जोड़ लिया, तो जोड़ने पे ये 80 नंबर आ रहा है। मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट बन रहा है टोटल 50 20 70 70 30 100, ये टोटल 100 पे बन रहा है, ठीक है ना। 100 पे आपका मेरिट लिस्ट बन रहा है। लेकिन इन लोगों का मेरिट लिस्ट अलग से बनेगा, 25 नंबर इनको मिल जाएगा, तो इनका भी 100 पे ही बनेगा, लेकिन इनको 25 नंबर दे दिया जाएगा अलग से, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। मतलब आप 80 नंबर लाएंगे और ये इसमें 25 जोड़ दीजिए, तो इनका हो जाएगा 105 नंबर, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इनका तो सिलेक्शन कंफर्म है। इसके बाद जो बचेगा आपका होगा, मतलब इसमें जो सीआईटीएस नहीं किया है उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट करके लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, कि नोट करके कि मान लीजिए जिसका कॉलेज के द्वारा सीजीपीए ग्रेड में आपको मिलता है, तो आपको उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करके आपको वहां पे फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और उसमें जो मार्कशीट पे एआईसीटी के द्वारा जो सीजीपीए को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला को यहां पे लागू किया जाएगा, ठीक है, ये बोला है। और संविदा पर जो काम करें उनको एज में छूट दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें लिखी गई है जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, आप लोग इसे पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बोला है कि लिखित परीक्षा के उपरांत क्या होगा, ये काउंसलिंग के लिए लोग बुलाएंगे, ठीक है ना। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत काउंसलिंग के पूर्व पदों के अधिमान क्रम में प्रेफरेंस लिया जाएगा एवं उक्त प्रेफरेंस के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर एक अभ्यर्थी की अनुशंसा केवल एक ही पद के लिए हेतु भेजा जाएगा। बोल रहा है कि एक से अधिक पद पर अप्लाई किए हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है अलग अलग पदों के लिए, तो आपको किसी प्रेफरेंस के आधार पे किसी एक पद पे आपका सूची तैयार करके भेजा जाएगा, ठीक है ना। उससे अच्छा ये है, उससे मतलब बेहतर होगा रिजल्ट कि सीटें खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके लिए आवासीय जाति निवास ये सब बना लीजिएगा। हाँ, बिहार और बिहार के बाहर के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए बोला है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार का स्थायी निवासी है, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आरक्षण का केवल लाभ नहीं मिलेगा, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पे आरक्षित कोटि के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए हम बता देते हैं। अब यहाँ पे शुल्क बोला है कि एग्जाम फी कितना होगा भाई, तो एग्जाम फी का यहाँ पर चर्चा किया हुआ, ठीक है। देखिए एग्जाम फी जो समान वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 600 रुपया लगेगा, ठीक है।
अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए बिहार के जो अस्थायी निवासी उनको 150 रुपए लगेगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है उनको 150 देना होगा। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो उनको 600 रुपए लगेगा। ठीक है, तो बाहर वाले को 600 और अंदर वाले को जो महिला है SC ST 150 रुपए लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी फॉर्म को आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। अप्लाई करने का डेट भी 18 से स्टार्ट है। ठीक है, और यहां पे एक स्पष्ट और चीज किया हुआ है, समझ लीजिए। बोला है कि फोटोग्राफ के बारे में, ठीक है ना, आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। ठीक है ना, 3 माह के अंदर का होना चाहिए। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। फोटो में आंख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफेद पटल होना चाहिए। ठीक है ना, बैकग्राउंड में फोटो कैसा होना चाहिए, यहां बैकग्राउंड में आपका सफेद होना चाहिए। ठीक है ना, बैकग्राउंड फोटो पर किसी प्रकार का छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाता है तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाना होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगा जाने पर आपको प्रस्तुत करना होगा। 5 एक्स्ट्रा फोटो अपने पास रख लीजिएगा जो आवेदन में देंगे। ठीक है, भूलवाना नहीं है, नहीं तो फिर लगेगा रोने। बस इतना ही था। बाकी ये जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट दिया हुआ ये आप लोगों के लिए नहीं, जो सरकारी संविदा पे काम कर रहे हैं सरकारी ITI में उनके लिए है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, इसी के फॉर्मेट वो लोग देंगे। बाकी आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ वो चलेगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग यूट्यूब में इंजीनियर अभिषेक राज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखिएगा तो मेरा वीडियो 2-3 आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपका जानकारी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं अगर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना के आपको हम बता देंगे। बाकी भर्ती आ गई है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है, इसलिए क्योंकि एग्जाम जो ITI वाले बच्चे फॉर्म भरे थे उनको 2 महीना भी टाइम नहीं दिया गया और एग्जाम ले लिया गया। आपके पास में इतना ही टाइम है, 50 से 60 दिन टाइम है, उतने दिन में आपको सब चीज करना है। तो जल्दी से पढ़ाई में लग जाइए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।